तो चलिए हम लोग मूत्र संग्रहणी महादशाएं पढ़ते हैं। लिखिए, जम्बू, आम्र, प्लक्ष, वट, कपीतन, उदुम्बर, अश्वत्थ, भल्लातक, अश्मंतक, सोमवल्क इति 10 इमानि मूत्र संग्रहणीयानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय। देखिए, मूत्र जो है वह आंत्र में बनता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो उस उदाहरण को हम लोग लिख लेते हैं, जिससे पता चले कि मूत्र जो है वो आंत्र में बनता है। ठीक है, तो पहला, आहारस्य रसः सारः सारहीनो मलद्रवः। नेक्स्ट लाइन से, शिराभिः तज्जलं नीतं वस्तौ मूत्रत्वम् आपनुयात्। सारंगधर संहिता पूर्व खंड 6वां अध्याय 6 नंबर का श्लोक। एक और आप श्लोक लिखें, पक्व आमाशय मध्यस्थम पित्तम चतुर्विधम अन्नपानं पचति, कौमा विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीषाणि। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 21वां अध्याय और 10 नंबर का श्लोक। आइए अब हम देखते हैं, कहा कि जो 4 प्रकार का अन्नपान है ना, 4 प्रकार आपने भक्ष्य भोज्य ले इस तरीके से पढ़ा। तो ये जो 4 प्रकार का अन्नपान है, इसको पित्त भी 4 भागों में डिवाइड करता है, पचा करके। पक्व आमाशय मध्यस्थम पित्तम, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित जो पित्त है, चतुर्विधम अन्नपानम पचति, वो 4 प्रकार के अन्नपान का पाचन करता है। और क्या करता है, विवेचयति च, और विवेचन करता है। विवेचन का मतलब पृथक करना है ना, किसको किससे। अभी कौन कौन सी चीजों को पृथक करता है, दोष, रस, मूत्र और पुरीष। अन्नपान से ये 4 चीजें बनती हैं, दोष भी बनता है, रस भी बनता है, मूत्र भी बनता है और पुरीष भी बनता है। तो महर्षि सारंगधर ने इस बात को थोड़ा और क्लियर कर दिया कि कैसे क्या होता है, मूत्र और पुरीष कैसे बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आहार है, आहारस्य रसः सारः सारहीनो मलद्रवः, आहारस्य सारः सारहीनो, 2 तरीके से रस बनता है। आहारस्य रसः सारः सारहीनो च। ठीक, तो जो आहार का सारवान भाग है वो तो रस बनाता है, ठीक है, और जो सारहीन है वो मल द्रव है।
यानी भोजन को पचाने के उपरांत भोजन जल भाग या द्रवीय हो जाता है, द्रव भाग में परिवर्तित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है खाया हुआ अन्नपान। वो द्रव जो है दो प्रकार में पहले डिवाइड होता है, दो प्रकार में पहले वो विभक्त होता है, एक सार वाला भाग, दूसरा मल वाला भाग, लेकिन ये दोनों भाग द्रव रूप में रहते हैं। ठीक है, तो जो सार वाला भाग है उससे फिर बनता है रस। ठीक, और जो बाकी एक भाग सार में और बचा उससे दोष बनते हैं। अब तीसरा जो सारहीन द्रव है उसमें दो भाग बनते हैं, एक मूत्र बनता है और एक पुरीस बनता है। ठीक है, तो समझ में आया? अब हमको समझ में आ गया कि मूत्र बनता तो आंत्र में ही है। अब कहाँ बनता है? पक्वाशय और आमाशय के मध्य में बनता है। फिर इसी जगह पे, ये चूंकि पित्त स्थान है तो यहाँ पे उसका रंजन होता है। जो मूत्र है, जो पुरीस है ना, उन सबका रंजन कहाँ होता है? पित्त स्थान में होता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, ये लिखा हुआ है, नोट करिए। तेजो रसानाम सर्वेषाम मनुजानाम यद उच्यते, अगली लाइन से, पित्त उष्मणः सरागेण रसो रक्तत्वं ऋक्षति। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय 28 नंबर श्लोक। तेजो रसानाम सर्वेषाम मनुजानाम यद उच्यते पित्तोष्मणः सरागेण रसो रक्तत्वं ऋक्षति, है ना। जो मनुष्यों में रसानाम तेजो, रस में जो तेज भाग है, तेज भाग, उसी तेज भाग का रंजन होता है। रंजन तो रस का होता है, लेकिन रस के किस भाग का होता है? जो तेज भाग है, और उसी का रंजन होता है तो फिर वो बनाता क्या है? रक्तत्वम ऋक्षति, वो रक्तता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो रस धातु में जो तेज अंश है, कितना बढ़िया लिख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला पार्ट है, जो हीम है एंड जो ग्लोबिन है, ये क्या है? तेजो रसा नाम है। ये क्या है? तेजो रसा नाम है, रस का तेज भाग है, रस में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसी को मिला करके, इसी का रंजन, इसको जब मिला देते हैं ग्लोबिन प्रोटीन को और हीम को, तो यही मिल करके क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन रक्त कहलाता है। समझ में आ रही बात की? हाँ, तो ये जो है किससे, किसके द्वारा मिलता है? पित्त उष्मणः सरागेण, वो जो हीम और ग्लोबिन आपस में मिलते हैं और मिल करके हीमोग्लोबिन बनता है, वो किसकी प्रेजेंस में बनता है? पित्त की उष्मा के प्रेजेंस में। यानी वहाँ एंजाइम हार्मोन्स चाहिए और उनकी उष्मा चाहिए। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो करके हीम और ग्लोबिन हीमोग्लोबिन बना देते हैं। इसी को हम रस का रंजन कहा करते हैं, रस के तेज अंश का रंजन कहा करते हैं। रस, पूरा पूरा रस रक्त में परिवर्तित नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? yes, केवल कौन सा भाग परिवर्तित होता है? यही समझना है आप। ठीक है, हाँ। तो आइए, अब हमने जाना कि अन्नपान का पाचन तो कहाँ पे होता है? पक्व और आमाशय मध्य में होता है। ठीक है, और वहीं उस पचे हुए भाग का 2 और 4 भागों में डिवीजन होता है। सारवान रस, सारवान द्रव और सारहीन द्रव। ठीक है, पहले 2 चीजें बनती है, फिर सारवान से रस बनता है। ठीक है, और दोष बनते हैं,
और सारहीन से क्या बनता है? पुरीस और मूत्र बनता है। क्लियर होगी बात? अब हमने मूत्र तो बना लिया भाई, अब इसका हमें संग्रहण क्यों करना? अब हमने देखिए ये बात पुरीस के संदर्भ में आपको पहले अध्यायों में बता चुके हैं कि अभी वो हमारे शरीर को धारण करने वाला सारहीन द्रव है। वो कैसा है? शरीर को धारण करने में सहयोग करने वाला भाग है वो। अभी वो शरीर से उत्सर्जित होने वाला भाग नहीं है, इसीलिए उसको सारंधर ने लिखा कि वो फिर किसके द्वारा? सिराभि कहाँ ले जाया जाता है? नीतम बस्तव, दो वचन में लिखा हुआ है। इसका मतलब दो किडनियां, द्विवचन। देखिए ब्लैडर को बस्ती नहीं कहते, आप थोड़ा समझिए। हाँ, अंत में ब्लैडर में जाएगा, लेकिन वहां द्विवचन का प्रयोग करते हुए उन्होंने किडनी को संकेत किया है कि दो किडनियां होती हैं। द्विवचन में लिखा हुआ है बस्तव, लिखा कि नहीं लिखा? इसका मतलब है कि सिरा के द्वारा वो कहाँ ले जाया जाता है? किडनियों में, और फिर वहां उस सारहीन द्रव का जो मूत्र अंश है उसका क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है। वहां छानन का क्रिया होती है, छानने की क्रिया होती है, और वो चीज छन करके तब वो सारहीन मूत्र बन जाता है, यानी वो फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट बन जाता है जो छन जाता है। लेकिन उससे पहले वो हमारे शरीर को धारण करने के काम आता है। वो हमारे लिए उस समय एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं हुआ करता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखिए किडनी में दोनों प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो अगर कोई काम वाला मूत्र भाग, सारहीन जो मूत्र भाग है वो हमारे शरीर के लिए जो काम का है, यदि उसका फिल्ट्रेशन हो जाए तो उसे शरीर पुनः से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और वो रीअब्जॉर्ब कहाँ करता है? किडनी में करता है। समझ गए? तो रीअब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो हमारे काम का है। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो जब वहां से फिल्टर होके वो जब ब्लैडर में पहुंच जाएगा, अब वो चीज हमारे शरीर में रुकने योग्य नहीं है। अब वो वाला जो मूत्र भाग है वो शरीर से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, उससे हमारे शरीर का धारण नहीं होगा। अब समझ में आ रही बात? ठीक। तो हमें फिर संग्रहण किसका करना है? अब बात समझ में आ गई कि जो सारहीन द्रव जो बनता है, मल द्रव जो बनता है, उसमें से सारहीन वो वाला मल द्रव जो हमारे शरीर को धारण करने के काम आता है, जो शरीर के लिए लाभदायक होता है, शरीर में रह करके लाभ प्रदान करता है, यदि वो चला जा रहा है तो हमें उसका संग्रहण करना है। समझ में आया? तो अब हम संग्रहण करने की हमारे पास दो विधियां हैं, एक स्तंभन कर्म के द्वारा और दूसरा ग्राही कर्म के द्वारा। दो तरीके से हम मूत्र का संग्रहण करते हैं। तो किसी ने पूछा कि मूत्र संग्रहण की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? प्राकृतिक रूप से तो हमारा शरीर खुद ही जो कार्यकारी अंश है उसको शरीर में रखता है, और जो उत्सर्जित करने वाला अंश है उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो फिर हमें क्या आवश्यकता है संग्रहण करने की? तो कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें शरीर को धारण करने वाला सारहीन द्रव शरीर से बाहर निकलने लगता है। उन परिस्थितियों में हमें मूत्र संग्रहणी द्रव्य का प्रयोग करना पड़ता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? अगर शीतलता बढ़ जाए, अगर बहुत ही शीतलता हो जाए, शीत ऋतु हो, शीत स्थान हो, या आपके ऊपर शीतल जल की धारा पड़ रही हो, तो कई बार आप देखे होंगे कुछ लोग ठंडे ठंडे पानी में कूद गए अचानक से, तो पता चलता है वहीं पर जय श्री राम हो गए। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो यानी शीतलता जो है वो मूत्र प्रवाहित कराने का काम करती है। तो जिनको मूत्र कृच्छ्रता हो, जैसे कब हो जाती है? जैसे ग्रीष्म ऋतु में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की दवा करने के लिए आप शिरोधारा शीतल जल से कर दीजिए, तो अपने आप मूत्र की प्रवृत्ति होने लगेगी और मूत्र कृच्छ्रता दूर हो जाएगी।
ठीक है, या बस्ती स्थान पर कोई शीतल द्रव्य का लेप कर दीजिए, या जो है सोरा जो होता है कलमी सोरा में थोड़ा पानी मिला के बस्ती स्थान पे लगा दीजिए, तो उसका रुका हुआ मूत्र तुरंत बाहर आने लग जाएगा विद इन मिनट। ठीक है, कलमी सोरा ठीक है। तो फिर अब और कौन सी परिस्थिति है? अति क्लेद की अवस्था में शरीर में रहने वाला धारण योग्य मूत्र अंश शरीर से बाहर जाने लगता है। तो अति क्लेद में हमें मूत्र संग्रहणी कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अति क्लेद जैसा कि आप जानते हैं प्रमेह रोग में अति क्लेद होता है, तो आपको बार बार मूत्र प्रवाहित हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में मूत्र के साथ या मूत्र के साथ कहें या ऐसा मूत्र भाग जो हमारे शरीर को धारण करने योग्य था वो भी बाहर निकल जाता है, तो शरीर का धारण नहीं हो पाता, फिर शरीर जो है वो रोगी होने लगता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कंडीशन में आपको मूत्र संग्रहण करना है। फिर इसके अलावा भय में ऐसा होता है, अगर भय की परिस्थिति है तो भी आपको बार बार मूत्र आएगा, तो फिर ऐसे में हमको मूत्र संग्रहणीय द्रव्य लेना पड़ेगा। इसके अलावा अधिक काम की स्थिति में भी बार बार मूत्र आता है, तो भी मूत्र संग्रहणीय द्रव्य लेना पड़ेगा। और अति हर्ष की स्थिति में भी मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपको मूत्र संग्रहणीय द्रव्यों का चिकित्सा के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो अब हम जानते हैं, हमने बताया कि भाई परिस्थिति को देखना है। जैसे अति शीतल स्थिति है, अति क्लेद है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? दीपनम पाचनम यस्याद उष्णत्वात् द्रव शोषकम है, तो आपको दीपन पाचन और उष्णता के कारण द्रव शोषण की जो स्थिति है ग्राही कर्म के द्वारा वो करना है। तो यहाँ इस महाकषाय में जो ग्राही द्रव्य दिए गए हैं उनका चिकित्सा में प्रयोग आपको करना पड़ेगा। चिकित्सा में इस महाकषाय में ग्राही द्रव्य जैसा कि भल्लातक है, अस्मंतक है, ये ग्राही है। अति उष्ण है, दीपन है, पाचन है। इसीलिए ऐसे देखिए भल्लातक बहुत ज्यादा मूत्र को रोकता है। अगर आप किसी को ऐसे मान लीजिए किसी को मूत्र कृच्छता हो तो आप कोई भी भल्लातक का योग ना दें उसको। किसी अन्य रोग की चिकित्सा के लिए अगर आप भल्लातक प्रयोग कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि उसको मूत्र कृच्छता तो नहीं है। यदि आप उस परिस्थिति में भल्लातक का प्रयोग कर देंगे तो उसके मूत्र में रक्त आने लग जाएगा या मूत्र का प्रवाह एकदम ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप भल्लातक का प्रयोग करें तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, और जब भी प्रयोग करेंगे तो आपको मूत्रवर्धक परिस्थितियां या द्रव्य देने पड़ेंगे, है ना। यदि आप किसी अन्य रोग की चिकित्सा कर रहे हैं तब की बात कह रहे हैं, जहां मूत्र संग्रहण आपको नहीं करना है, लेकिन वो भल्लातक मूत्र संग्रहण करेगा, तो उससे बचने के लिए आपको कोई ऐसा अनुपान सहपान देना है जिससे भल्लातक मूत्र संग्रहण ना करे। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? हाँ, फिर दूसरे वाले, अब जैसे वायु बढ़ी है भय में है, तो हर्ष में, अति हर्ष में वायु बढ़ी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको उष्ण द्रव्य देने हैं, क्योंकि उष्णता से हर्ष का क्षय होता है। हर्ष जो प्रसन्नता है उसको नष्ट करता है उष्ण गुण की नहीं। हमने आपको उष्ण गुण पढ़ाते समय बताया कि वो अरति है ना, ये सब ग्लानि, ये सब है ना कि पाचन, दाह, उष्मा, ये सब उत्पन्न करता है। तो बहुत खुशी के मारे बार बार पेशाब आ रहा है तो आप थोड़ा उष्ण दे दीजिए, खुशी अपने आप कम हो जाएगी, और जैसे ही खुशी कम हो जाएगी मूत्र प्रवृत्ति कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा भय में बहुत वायु बढ़ा रहता है तो वायु समन ग्राही के द्वारा आसानी से होता है। ठीक है, तो केवल क्लेद की स्थिति में, अति क्लेद जहां पे है वहां आप स्तंभन देंगे, वहां आपको क्या देना है? स्तंभन। क्या है? रौक्षात, शैत्यात, कषायत्वात,
लघु पाकाच यद भवेत, है ना। तो वहाँ रूक्षता, कसायता, कटु विपाक, ये सब क्या है, जल का या क्लेद का शोषण करने वाले हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपको क्या देना है, स्तंभन कर्म करने वाले मूत्र संग्रहणी द्रव्यों का प्रयोग करना है। ठीक है। तो बाकी जितने इसमें तिक्त कसाय रस वाले द्रव्य लिखे हुए हैं वो सभी क्या करेंगे, हाँ, स्तंभन का कर्म करेंगे। अब तो आप समझ गए, जिनका शीतल गुण है, तिक्त कसाय रस है, रूक्ष गुण है, ठीक है, कटु विपाक है, वो सारे के सारे स्तंभन प्रकार से। तो आपको हर बार स्तंभन या हर बार ग्राही नहीं देना है, आपको परिस्थिति पहले देखना है कि किस परिस्थिति में ग्राही देना है और किस परिस्थिति में स्तंभन देना है। तो इस तरीके से दो प्रकार के मूत्र संग्रहणी द्रव्य हुआ करते हैं, दो प्रकार के मूत्र संग्रहणी द्रव्य होते हैं, जो कि हमने आपको बताया। ठीक है।